जेकेसी प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख सुर्खियों। मन की बात कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा डार्क चाइप्स और खिलौने होंगे देश। श्रीनगर के पंथा चौक इलाके में हुई मुठभेड़ में सेना ने मार गिराए 3 आतंकी। जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान भी शहीद। पाकिस्तान ने नौशहरा में फिर किया संघर्ष विराम का उल्लंघन, सेना का अधिकारी शहीद। भारतीय सेना ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री अशोक कौल ने किया नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला, कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 70 साल तक जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया मजाक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में देश के साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने खिलौनों और मोबाइल गेम्स के मामले में आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अब सभी के लिए लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय है। साथ ही उन्होंने कहा कि जितने भी वर्चुअल गेम्स हैं उनकी थीम्स बाहरी हैं, इसलिए मैं देश के युवा टैलेंट से कहता हूं कि आप भारत के भी गेम्स बनाएं। रही है। कई प्रतिभाशाली और कुशल कारीगर हैं जो अच्छे खिलौने बनाने में महारत रखते हैं। भारत के कुछ क्षेत्र टॉय क्लस्टर्स यानी खिलौने के केंद्र के रूप में भी विकसित हो रहे हैं, जैसे कर्नाटक के रामनगरम में चन्नापटना, आंध्र प्रदेश के कृष्णा में कोंडापल्ली, तमिलनाडु में तंजौर, असम में धुबरी, उत्तर प्रदेश का वाराणसी, कई ऐसे स्थान हैं, कई नाम गिना सकते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की है। 7 लाख करोड़ रुपयों का इतना बड़ा कारोबार, लेकिन भारत का हिस्सा उसमें बहुत कम है। अब आप सोचिए कि जिस राष्ट्र के पास इतनी विरासत हो, परंपरा हो, विविधता हो, युवा आबादी हो, क्या खिलौनों के बाजार में उसकी हिस्सेदारी इतनी कम होनी हमें अच्छा लगेगा क्या? जी नहीं, ये सुनने के बाद आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। देखिए साथियों, टॉय इंडस्ट्री बहुत व्यापक है। गृह उद्योग हो, छोटे और लघु उद्योग हो, एमएसएमई हो, इसके साथ साथ बड़े उद्योग और निजी उद्यमी भी इसके दायरे में आते हैं। इसे आगे बढ़ाने के लिए देश को मिलकर मेहनत करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कार्यक्रम मन की बात के तहत आज देश की जनता को संबोधित किया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा ने भी मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस मौके पर बोलते हुए विक्रम रंधावा ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 67वें कार्यक्रम को संबोधित किया। विक्रम रंधावा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को देश की जनता को संबोधित करते हैं और जनता से जुड़े मुद्दे और जानकारियां हासिल करते हैं और उन्हें हल करने का भी पूरा प्रयास करते हैं। आज का 67वां प्रकरण था और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधान सेवक की तरह हर महीने के आखिरी रविवार पूरे देश के साथ न सिर्फ रूबरू होते हैं बल्कि देशवासियों की जो विषय भावनाओं के साथ जुड़े होते हैं उन पे लगातार आधा घंटा बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बच्चों के लिए जो खिलौने हैं वो देश में निर्माण जिनका हो रहा है उन खिलौनों के इस्तेमाल के ऊपर बल दिया है और बच्चों के लिए खिलौने भी ऐसे तैयार हों जिन खिलौनों से बच्चों के अंदर एक एक्टिविटी ऊर्जा की पैदा हो, एक बच्चों के अंदर भी ऐसा हो कि उस खिलौने से कुछ ना कुछ वो सीखें। और यकीनन मुझे लगता है कि आज के इस प्रकरण के बाद बहुत सी ऊर्जा हमारे बच्चों को भी मिलेगी। प्रधानमंत्री जी ने ध्यान लाया पूरे देश का कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के कुछ लोग चलते हैं जिनको हम डॉग स्क्वाड कहते हैं,
और क्या बेहतरीन रोल वो निभाते हैं। आज इस प्रकरण के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एक कमेंडेशन मिलता है जो जवान बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करता है। आज सोफी और दीवा को जो अवार्ड मिला है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के माध्यम से, उन्होंने बेहतरीन कार्य किया है। और आज पता लगा है, पूरे देश को भी इसकी जानकारी मिली होगी कि बलराम एक डॉग स्क्वाड का साथी था जिसने 2006 में अमरनाथ यात्रा के रास्ते में आईईडी बहुत बड़ा लगाया हुआ था, उसको डिफ्यूज कराया था, सैकड़ों लोगों की जान बचाई। और जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश का ध्यान केंद्रित किया है, हर पहलू को छूने का प्रयास किया है, मुझे लगता है कि हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर महीने हमें न सिर्फ आशीर्वाद देते हैं बल्कि हमसे रूबरू भी होते हैं और हमारी भावनाओं के साथ जुड़ी हुई बातें करते हैं। और आज 67वां प्रकरण था। मुझे लगता है कि ऐसे प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद अगर देश को लगातार मिलता रहा तो भारत मजबूत भारत और उज्जवल भारत बनने से कभी भी पीछे नहीं रह सकता। श्रीनगर के पैंथा चौक इलाके में जारी इनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया है। इससे पहले आतंकियों ने पुलिस और सीआरपीएफ के नाके पर हमला बोला था। आतंकी हमले में एक एएसआई शहीद हो गए। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने पैंथा चौक पर पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त नाके पर हमला किया। इसके बाद पुलिस और सीआरपीएफ संयुक्त टीम ने इलाके को खाली करा के सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जानकारी के अनुसार रात को सीआरपीएफ तथा पुलिस की संयुक्त टीम ने पैंथा चौक इलाके में नाका लगाया हुआ था। नाके पर वाहनों की जांच की जा रही थी। इस दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर 3 हमलावर आए। उन्होंने आते ही जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। इस तरफ से जवानों की तरफ से कार्रवाई की गई, जिसके बाद आतंकी मौके से भाग निकले। उनका पीछा किया गया। एक मोहल्ले में आतंकियों को घेर लिया गया। अतिरिक्त जवानों ने मौके पर आकर पोजीशन को संभाला, जिसके बाद दोनों तरफ से मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस के अनुसार पुलवामा के जदूरा क्षेत्र में एक मुठभेड़ में 3 अज्ञात आतंकी मारे गए। वहीं कल शाम को अंधेरा होने के बाद इस मुठभेड़ को बंद कर दिया गया था और आज सुबह जब एक बार फिर से मुठभेड़ शुरू हुई तो उससे पहले सुरक्षा बलों द्वारा आतंकियों के परिवारों को बुलाकर उनसे अपील की गई वह आत्मसमर्पण कर दें, मगर आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलाबारी शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और इसमें 3 आतंकी मारे गए। जैसा आप जानते हैं कि हमारी जो सिटी की ग्रिड और इसके आउटस्कर्ट्स पेरिफेरी जो एरिया है उसके ऊपर हमारी डिप्लॉयमेंट्स रहती हैं। पैंथा चौक का नाका जो हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपी द्वारा जॉइंट नाका वहां पर लगा हुआ था और वहां चेकिंग भी बीच में गाड़ियों की चल रही थी। इतने में एक बाइक बॉर्न यूथ वहां से गाड़ी से निकले और उन्होंने हमारी पार्टी के ऊपर फायर किया। फायर करने के बाद कोशिश भी करी कि कोई वेपन उनके हाथ आ जाए और वो वेपन स्नैच कर सकें, मगर जो होशियार दस्ता वहां पर पुलिस और सीआरपी का लगा था, इन्होंने ना सिर्फ उस अटेम्प्ट को नाकाम किया बल्कि उनका पीछा किया, जिसके चलते उन्होंने अपना जो बाइक है उसको नीचे फेंक दिया और बाइक को फेंकने के बाद पैदल दौड़ लगानी शुरू कर दी। उस दौड़ के दौरान हमारी पार्टी ने ज़बरदस्त तरीके से उनको चेज़ किया और चेज़ करते वहां तक ले गए जहां जाकर के उन्होंने छुपने का ठिकाना ढूंढा। धोबी मोहल्ला पैंथा चौक में हमारी तमाम पार्टियां, वैली की केओटी, हमारी एसओजी की टीम, सीनियर ऑफिसर्स मौके पर पहुंच गए और उन्होंने ऑपरेशन जो है उसको सुपरवाइज किया। थोड़े ही अरसे के बाद जब तलाशी एरिया की शुरू हुई तो फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग का जवाब दिया जिसमें एक मिलिटेंट पहले मारा गया। फायरिंग चलती रही और ये ऑपरेशन अर्ली मॉर्निंग तक चलता रहा और रात तक सीनियर ऑफिसर इस ऑपरेशन को फिजिकली मॉनिटर करते रहे। तमाम फोर्सेस के सीनियर अफसर मौके पर खुद तैनात रहे। अर्ली मॉर्निंग जब जो ऑपरेशन कंक्लूड हुआ, हमने फिर बार एक कोशिश करी जैसे हर बार करते हैं कि जो बाकी बचा हुआ एक आतंकी था उसको सरेंडर करने का मौका दिया जाए। उसके घर वालों को पामपुर के एरिया से बुलाया गया, उनसे अपील करवाई गई, मौका दिया गया कि इसके बावजूद कि हमने अपना एक साथी खोया था, इसके बावजूद हमने ये कोशिश करी कि वो अगर सरेंडर करना चाहे तो उसको सरेंडर करने का मौका दिया जाए। मगर उस वक्त जब ये ऑफर दे रहे थे दोबारा फायरिंग शुरू हो गई और उस फायरिंग के दौरान फिर जो दूसरा और तीसरा आतंकी वो भी मारे गए। तीनों आतंकी लश्कर तौबा से वाबस्ता हैं और उनमें से एक पुराना है, कमांडर है उनका, जो काफ़ी लंबे अरसे से आतंकी कार्रवाइयों में शामिल है। बहुत सारा आतंकी क्राइम जो है उसके खाते में है और मैं समझता हूँ कि जहाँ अलर्ट फोर्सेस ने, जो हमारी डिप्लॉयमेंट्स ने एक हादसा जो है उसको बचाया है,
इसके साथ साथ एक कामयाब ऑपरेशन भी किया है। वहीं पंथा चौक मुठभेड़ में शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बाबूराम को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान डीजीपी दिलबाग सिंह, सीआरपीएफ और सेना के अधिकारियों ने भी शहीद बाबूराम को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बोलते हुए डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि बाबूराम एक बहादुर अफसर थे और वह हमेशा तलाशी अभियान के दौरान आगे रहते थे। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि बाबूराम ने बहादुरी का परिचय दिया और इस देश के लिए शहादत पाई और देश उनकी शहादत को हमेशा याद रखेगा। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि वह उनके परिवार के साथ सहानुभूति व्यक्त करते हैं और परिवार की वह हर संभव सहायता करेंगे। बाबूराम एक लीड रोल में रहने वाला हमारा बहादुर साथी था जो हमेशा पहले वाली पार्टी में आगे चलता था। तो जाहिर है जो लीड पार्टी में आगे होता है सबसे बड़ा नुकसान उसको उठाना पड़ता है। उसके बहादुर जांबाक हुए जो हमारे एएसआई हैं बाबूराम जी, ये बहुत बहादुर हमारी एसओजी टीम के साथी थे जो बड़े लंबे अरसे से ऑपरेशंस में काम करते थे और हम अपने बहादुर जवान को श्रद्धांजलि पेश करते हैं। तो बाबूराम उस लीड रोल में था, उसमें बहुत बहादुरी से इस ऑपरेशन को अंजाम देते हुए अपनी जान की शहादत दी है। हमारी उनके परिवार के साथ भी हर तरीके से हमदर्दियां हैं और जो हमारा साथी शहीद हुआ है हम सब उसको नमन भी करते हैं, उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन अब जम्मू कश्मीर में युवाओं की नई भर्ती करना चाहते हैं और बोखलाहट में अल बदर जैसे नए संगठनों को फिर से जिंदा करना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा बल उनके मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। रिक्रूटमेंट की तरफ नहीं जा रहे हैं, यूथ को रिक्रूटमेंट की तरफ खींचा जा रहा है। पाकिस्तान के जो एजेंसियां हैं, जो आईएसआई की तरफ से अलग अलग तरह के जो प्रेशर अपने कमांडर्स के ऊपर बिल्ड किए जा रहे हैं, खासतौर पे जैश के ऊपर, फॉरेन टेररिस्ट के ऊपर बड़ा प्रेशर है। एक नई तंजीम अल बदर को फिर से जिंदा करने की इनकी कोशिश है, मगर परसों अल बदर के 5 आदमी जो तैयार हुए थे 5 के 5 मारे गए। उसके बाद आगे की कार्रवाई फिर जारी है, मगर जो अल बदर को फिर से जिंदा करने की पाकिस्तान की तरफ से डायरेक्शन है, उसी दिशा में जो रिक्रूटमेंट का सिलसिला चल रहा है। मगर अगर मान लीजिए कि जो वहाँ पर मारा गया शकूर परे, उसने 12 लड़के ज्वाइन करवाए थे, 12 में से 4 लोग मारे गए उसके साथ एनकाउंटर में, 2 लोग घर वापस लौट आए हैं पुलिस की और उनके घर वालों की मेहनत का सदका, और उसमें 6 लोग अभी भी एक्टिव है। जहां ज्वाइन करने का सिलसिला है वहां ज्वाइन करने के साथ साथ कुछ लोग वापस भी लौट रहे हैं, वो एक अच्छी बात है। कुछ लोग एनकाउंटर्स में मारे जा रहे हैं, जहां जहां पर भी वो फोर्सेस को एंगेज कर रहे हैं, वो भी सिलसिला साथ में चल रहा है। पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के नौशहरा सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। इस दौरान सीमा पार से भारी गोलाबारी की गई। पाकिस्तानी गोलाबारी का जवाब देते हुए सेना का एक जूनियर कमीशन अधिकारी शहीद हो गया। बता दें कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सीमा पर आए दिन संघर्ष विराम का उल्लंघन कर आतंकियों को घुसपैठ कराने की नापाक हरकतें कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री अशोक कोल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 70 वर्षों में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की जनता के साथ मजाक किया है। अशोक कोल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे जम्मू कश्मीर की जनता के साथ किए थे वह पूरे किए हैं, लेकिन ये सब चीजें नेशनल कॉन्फ्रेंस को बर्दाश्त नहीं हो रही। अशोक कोल ने गुपकार पर पूछे सवाल पर कहा कि यह भी मात्र एक ड्रामा है, इससे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुछ हासिल नहीं होगा। मजाक तो इन्होंने किया है, हमने जो ठीक करना था वो ठीक किया है। मजाक तो इन्होंने किया लोगों से, 70 साल में इन्होंने मजाक किया, वो मजाक इन लोगों ने किया। एनसी क्या कहती है? एनसी में 53 में फारूक अब्दुल्ला जी अरेस्ट हो गए। अरेस्ट होने के बाद फिर उन्होंने पब्लिसाइड फ्रंट बनाया। उस पब्लिसाइड फ्रंट के चेयरमैन खुद थे और अफजल बेग उसके वर्किंग प्रेसिडेंट थे। और 75 में जब फिर से चीफ मिनिस्टर बने तब उन्होंने बताया कि जो कानून यहाँ लगे हैं इन कानूनों को हटाना चाहिए। एक कमेटी बनाई शेख साहब ने 3 मिनिस्टरों की। उस कमेटी ने कहा कि नहीं ये कानून ठीक लगे हैं। अब मजाक कौन कर रहे हैं? क्यों लोगों को मरवा रहा है ये? क्यों लोगों को ये मरवाना चाहते हैं? मजाक तो ये लोग कर रहे हैं, मजाक थोड़ी कर रहे हैं। बीजेपी ने वो काम किया जो बीजेपी
शुरू से ही 1947 से ही कह रही थी, वो उसने कर दिया। समय लगा उसमें, लेकिन मजाक तो ये लोगों से कर रहे हैं। आप फिर लोगों को मरवाएंगे, फिर लोगों को उनकी इमोशंस, उनकी इंस्पिरेशंस को भड़काएंगे और लोगों को मरवाएंगे, सफेद हाथी दिखाएंगे और मिलेगा कुछ नहीं। जो आज तक 70 साल में इन्होंने किया है, अपने घर भरे हैं, लोगों को कोई सुविधा नहीं दी है। मजाक तो ये लोग कर रहे हैं, हमने। मुहर्रम का 10वां दिन अशूरा जम्मू के करबला में भी मनाया गया। इस दिन इमाम हुसैन ने मानवता की रक्षा करते हुए अपने 72 साथियों के साथ अपनी कुर्बानी दी थी। इस अवसर पर बोलते हुए करबला के शाही इमाम ने बताया कि इन 10 दिनों में लोगों ने करबला में आकर चल रहे कार्यक्रम में भाग लिया और इस अवसर पर प्रशासन द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन किया गया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह इमाम हुसैन के बताए रास्ते पर चले। उन्होंने इस अवसर पर देश की खुशहाली के लिए भी दुआ मांगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क़याम, बुराइयों को ख़त्म करना और इंसानियत को बचाना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत की, सारी इंसानियत की बका के लिए अपना और अपने जानिसारों का जो है वो हदिया करबला के मैदान में पेश किया। और इसीलिए सारी दुनिया में हर साल जब ये अय्याम आते, पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम को, तो ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पुरजोश अंदाज में और अकीदत के साथ में ये अय्याम मुनाकिद करते हैं, मनाते हैं उनकी याद में। और मजालिस अज़ा उनका जिक्र करके यहाँ पर जो है वो मोमिनीन इकट्ठा होते हैं, गिरिया करते हैं और उनसे सबक हासिल करते हैं। इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो है वो सारी इंसानियत को बचाया है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सारी इंसानियत को बचाने का मकसद ये है कि देखिए दुनिया से बुराइयां आम हो, खत्म हो जाए, जुल्म का खात्मा हो। यानी मुहर्रम के 10वें दिन आज करबला के शहीदों को याद किया गया। अनंतनाग के चित्रगुल इलाके में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक जुलूस निकाला गया। इस दौरान करबला में हुए जुल्मों को याद किया गया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। आज़ादारी हुसैन का ये किसी एक फिरके का नहीं है। हुसैन तो हर एक का है, इन्हें मुसलमानों का ही नहीं, शियों का ही नहीं, ये हर फिरके का है। और जो मातम हुसैन में शरीक होते हैं वो तो सभी होते हैं, क्योंकि हुसैन ने इंसानियत और इस्लाम की बका के लिए कुर्बानी दी। जुल्म के खिलाफ, मजलूम की हिमायत में, इंसानियत की बालादस्ती के लिए, इंसानियत की अलमबरदारी के लिए इसने मैदानी करबला में अपने साथियों समेत, अपने शेरखार बच्चों समेत कुर्बानी दी। इनको गवर्नमेंट के SOPs जो हैं उन पर हिदायत करने की तमाम अज़ादारों को हिदायत दी गई है। इंशाल्लाह आप देख रहे हैं कि तमाम अज़ादार मास्क पहने हुए हैं और बीच बीच रास्ते में सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल किया जाएगा। उधर बारामूला में भी करबला के शहीदों को याद करने के लिए एक जुलूस का आयोजन किया गया और इस दौरान कोविड-19 के चलते सभी दिशा निर्देशों का पालन किया गया और करबला के शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। 10 मुहर्रम वही दिन है, वही वक्त है जब हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे को करबला की तपती हुई रेत पर शहीद किया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अरवाह और उनके असहाब सबको तन तनहा उनको कत्ल किया गया। तो ये एक बड़ा सानिया है इस्लाम की तारीख में कि सब जानते हैं, चाहे वो कोई भी मुसलमान हो, किसी भी तबके से हो, किसी भी मसलक से हो, वो ये जानता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत क्या है, उनकी शहादत क्या है, उन्होंने किसके लिए शहादत दी, उसका मकसद क्या था। आज मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी आशूरा है। इस दिन इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम करबला की तपती रेत पर शहीद कर दिए गए। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये जंग जो थी, ये हक और बातिल की जंग थी। इसमें इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मिसली ला यबा मिसला, यजीद से खिताब करके पुकारता है जब यजीद ने उसकी बैयत मांगी बातिल के लिए। लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा जैसा, हुसैन जैसा कभी यजीद जैसे की बैयत नहीं करेगा। और इमाम अलैहिस्सलाम का ये जो मिशन है, करबला का जो मिशन है, ये पूरी इंसानियत के लिए है। यानी जहां भी जुल्म हो और जहां भी मजलूमीन है, इमाम अली मकाम का ये फरमान है कि मजलूमीन का साथ दिया जाए और जुल्म के खिलाफ
हक की तरफ से आवाज बुलंद की जाए। और जैसा कि आप सबको पता है कि इस साल जो कि वबाई सूरत हाल अभी फैल रही है, तो इस दौरान हमने क्या किया कि पूरा SOPs का ख्याल भी रखा है और जो मातमी जुलूस बरामद हो जाएगा इंशाअल्लाह, उसमें भी बराबर सोशल डिस्टेंस का और मास्क लगा के सब लोग निकलेंगे इंशाअल्लाह। और एक फिर से तजदीदी बैयत करके इमाम के हाथ पर तजदीदी बैयत करके कि हमेशा जुल्म के खिलाफ बोलना है। उधर पुंछ में भी कोविड-19 के चलते आज मुहर्रम के 10वें दिन अशूरा पर जुलूस नहीं निकाला गया। वहीं मस्जिद में ही करबला के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और उन्हें याद किया गया। गुजारिश करूं कि इस दिन की अहमियत, इस दिन का जो अहम तरीन मकसद है, आज के दिन हम इस अहम तरीन मकसद को समझने की कोशिश करें, इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तारीख इंसानियत के, तारीख बशरियत के उस अशरफुल मखलूकात की औलाद हैं, उस रसूल गिरामी मर्तबत की नवासे हैं कि जो कायनात में आते ही परवरदिगार मुतआल इरशाद फरमाता है रहमतल लिल आलमीन आ चुके हैं। सारी कायनात का, न किसी मजहब का न किसी फिरके का नाम लिया, यानी सारी आलम कायनात के लिए रहमत तशरीफ फरमा है। इंसानियत को बचाने के लिए, इंसानी वैल्यूज को, इंसानी कदरों को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी पेश कर दी थी और दुनिया को वो सबक अमली तौर के ऊपर प्रैक्टिकली पढ़ाया था कि जो शायद किताबों में तो मौजूद हो लेकिन उसकी अमली मिसाल मुश्किल से मिलती है। और आपने उन वैल्यूज को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी, अपनी जान की कुर्बानी तक दे दी। तो उस सबक को याद करने के लिए और उस अजीम कुर्बानी की याद मनाने के लिए और उसके ऊपर गम मनाने के लिए और उसी के साथ साथ जो आपके ऊपर बेइंतहा जुल्म किया गया उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए, एहतजाज करने के लिए हर साल हम बड़ी तादाद में गैदरिंग्स करते थे आज के दिन, आशूरा के दिन। लेकिन इस साल इस एक वबा की, कोविड की दहशत की वजह से थोड़ा सा हमें इस सिलसिले को तब्दील करना पड़ा। वो ये है कि जब इमाम का दर्स है कि इंसानियत के साथ मोहब्बत करना, सारे इंसानों को एक नज़र से देखना है, तो फिर किसी भी तरीके का हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते थे और नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए कि जिससे हमें खुद या किसी दूसरे इंसान को किसी तरह का कोई खतरा पेश आ जाए। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक व मंत्री अब्दुल गनी कोहली द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर बारिश के कारण लोगों को पहुंचे नुकसान का लोगों को मुआवजा देने की मांग प्रशासन से की गई। अब्दुल गनी कोहली ने प्रशासन से मांग की कि जिन लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है उन्हें भी मुआवजा दिया जाए। असेस कर लें और उनको जो है मुआवजे के लिए प्रोग्राम बनाएं और दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन जाए मौके पे, ताकि लोगों के साथ ये पता लगे कि लोगों के साथ इस एडमिनिस्ट्रेशन को हमदर्दी है और हमारे दुख सुख में शरीक हुए हैं। इसके अलावा मैंने कहा जो जिनके मकान कोलैप्स हो गए हैं उनको इमीडिएटली टेंट मुहैया किया जाए ताकि वो अपना सिर उस नंगे आसमान के सामने बिल्कुल कुछ नंगे बैठे हैं जो मुझे पता लगा है, तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि उनको टेंट वगैरह मुहैया किए जाए, जो मैंने उनसे दरख्वास्त की है। अब्दुल गनी कोहली ने प्रशासन से अपील की कि अब गुज्जर और बकरवाल समुदाय के लोग कश्मीर घाटी से जम्मू की तरफ रवाना होंगे और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए ताकि उन्हें आने जाने में कोई परेशानी ना हो। खासकर मीना मार्ग जो द्रास के पास है, अब वहां से लोग शुरू हो गए हैं। अभी कुछ जो नजदीक के सोना मार्ग या बाकी ग्रेस ट्रेल के हैं, ये 15-20 दिन के बाद इन्होंने वापस आना शुरू होना है। लेकिन मुझे खुशी है और मैं मशकूर हूँ डिविजनल कमिश्नर कश्मीर का, जब मैंने उनसे बात की उन्होंने मैं रिटर्न में मुझे कहा कि अंदर लोकल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और जो लोग जम्मू में आएंगे उनके लिए परमिशन देनी पड़ेगी। और मैंने डीसी शुपैया को और बाकियों को भी मैंने कह दिया है ताकि इनको फैसिलिटेट करें, वापसी आने में कोई दिक्कत ना हो। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने स्टेप एडवांस में ले लिया है, उससे जो यहाँ से जाते हुए लोगों को परेशानी हुई थी, कम से कम मुझे उम्मीद है कि अब वापसी पे वो परेशानी जो है उन जिला डोडा के गंदो इलाके में 11 दिन तक बाजार बंद रहने के बाद आज कुछ शर्तों के साथ जरूरी सामान वाली दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई। इस मौके पर एसडीएम गंदो प्रीतम लाल थापा ने जानकारी देते हुए बताया कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक कुछ पाबंदियों के साथ बाजार खोले जाएंगे और रविवार को बाजार बंद रहेंगे। नमस्कार, आदाब, मैं अर्जुन आपका जेके एसी न्यूज में स्वागत करता हूँ। और इस वक्त में धुंधो की ग्वाड़ी मार्केट में हुई, तहसील भलेसा ही पड़ती है और ये मार्केट जो है पिछले कई सप्ताहों से बंद पड़ी हुई है कोरोना केसेस के कारण, क्योंकि इस मार्केट में भी कुछ केसेस डिटेक्ट हुए थे पिछले दिनों। और यहाँ पर जो है बारी बारी से पिछले 2 या 3 दिनों से दुकानें खोलने की इजाजत दी जा रही है, लेकिन बहुत ही सीमित मात्रा में।
खाली एसेंशियल सर्विस में जो मेडिकल की दुकानें आती हैं उनको छोड़ करके सभी दुकानों को नियम अनुसार कुछ शर्तों के साथ खोला जा रहा है। कुछ दुकानों को, जैसे दाएं साइड की दुकानें हैं, उन्हें एक दिन खोला जाता है या बाएं साइड की दुकानों को दूसरे दिन खोला जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया यहाँ पर चलती आ रही है। और एसडीएम गुंदो से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगले 2 से 3 हफ्तों तक इसी प्रकार चलता रहेगा जब तक यहाँ पे कोरोना केसेस कम नहीं हो जाते, क्योंकि कल भी 4 से 5 केसेस यहाँ पर जो है हमारे भलेसा के अंदर डिटेक्ट किए गए हैं, नए केसेस आए हैं। इसकी वजह से जो है यहाँ पर पूरी भलेसा की जितनी भी मार्केट्स यहाँ से भलेसा के दायरे में पड़ती हैं उनको बंद रखा गया है और संडे को पूरा शटडाउन रखा जाता है। किसी भी दुकान को सिर्फ मेडिकल की दुकान के अलावा खोलने की इजाज़त नहीं दी जाती है। तो यहाँ पे प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि वो संयम बना करके रखें और बिल्कुल भी जो है एसओपी जो गवर्नमेंट द्वारा दी गई उनका पालन करें ताकि इस बीमारी से जीता जा सके। वहीं एसडीएम ने लोगों से अपील की कि वह प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। और 19 तारीख से इनफैक्ट 19 तारीख ऑर्डर किया, 20 से हमने ये सारी मार्केट्स बंद रखी हुई है। उसके बाद 24 से हमने ऑर्डर करके प्रॉपरली जो एसेंशियल सर्विसेज हैं जैसे फ्रूट वेजिटेबल्स की शॉप हो गई, देन आपका चिकन मीट हो गया, बेकरी शॉप्स हो गई, इनको डेली हमने खोला है। 11 to 4 हमने इनको टाइमिंग दी है विद प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म से खोल सकते हैं दुकानें। देन करियाना स्टोर्स जो है वो अल्टरनेटिव बेस पे हमने रखा हुआ है। एक साइड वाले एक दिन खोलेंगे, अगले दिन दूसरी साइड वाले, ठीक है। और संडे को हमने मार्केट बंद रखी हुई है, कंप्लीट मार्केट बंद रखी हुई है। एंड मेडिसिन शॉप को हमने हर दिन अलाउ किया हुआ एज पर रूटीन, वो खोल सकते हैं। बट सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, अदर सेफ्टी मेजर्स उनको भी फॉलो करने हैं। तो ये कुछ मेजर्स हैं। जब तक हमारा थोड़ा कंट्रोल नहीं हो जाता, एटलीस्ट 3 हफ्ते का तक तो हम ये रखेंगे। ये सब जो गवर्नमेंट एफर्ट्स कर रही है, मेजर्स हम ले रहे हैं, चाहे वो लॉकडाउन है, चाहे वो लोगों को बार बार हम बताते हैं कि सेफ्टी मेजर्स, चाहे वो फेस मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड हाइजीन है, उसको फॉलो करें। जेकेएसी न्यूज के लिए अर्जुन ठाकुर, भलेसा, द्वाड़ी। जम्मू नगर निगम की वार्ड नंबर 52 अंबेडकर नगर में आज लोगों को बिजली की कमी से राहत देते हुए 400 केवी का नया ट्रांसफार्मर लगाया गया। इस मौके पर वार्ड नंबर 52 के कारपोरेटर अजय गुप्ता भी मौजूद रहे। इस अवसर पर बोलते हुए अजय गुप्ता ने कहा कि वार्ड के लोगों की लगभग 10 साल पुरानी मांग थी जो आज पूरी हुई है और अब लोगों को आने वाली परेशानी खत्म होगी। ट्रांसफार्मर की 250 की जगह आज ये 400 केवी का ट्रांसफार्मर लगाया गया है। ये लोगों की काफ़ी पुरानी डिमांड थी, तकरीबन 10 साल पुरानी, जो आज पूरी हुई है। मुझे इस चीज़ का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था कि यहाँ पे 400 केवी का ट्रांसफार्मर लगे। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और तकरीबन ये लोग जूझ रहे थे गर्मियों से। रोज़ तीसरे दिन ट्रांसफार्मर को प्रॉब्लम आती थी, ट्रांसफार्मर उड़ जाता था। मैं पीडीडी डिपार्टमेंट से को भी बधाई देता हूँ इस चीज़ की, खास करके एक्सीएल पीडी सिंह जी जिन्होंने पूरा इनिशिएटिव लेकर के हमारा ये एक सपना कह सकते हैं जिसको पूरा किया है। जिला विकास आयुक्त जम्मू सुषमा चौहान के निर्देश पर तहसीलदार नॉर्थ जम्मू जय सिंह द्वारा आज वार्ड नंबर 67 मुट्ठी में डोर टू डोर कैंपेन चलाकर लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए गए। इस मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता रिंकू चौहान भी मौजूद रहे। इस मौके पर बोलते हुए तहसीलदार नॉर्थ जम्मू जय सिंह ने कहा कि जिला विकास आयुक्त जम्मू के निर्देश पर उन्हें इस तरह की कैंपेन चलाई है। और आज मैं जहाँ पे तहसीलदार जम्मू नॉर्थ जय सिंह मुट्ठी एरिया में डोमिसाइल सर्टिफिकेट डोर स्टेप पे देने की जो पहल बदी डिप्टी कमिश्नर जम्मू मैडम जी ने जो शुरू की है, उसी सिलसिले में हम जहाँ पे आए हैं, कुछ लोगों को हमने सर्टिफिकेट उनके डोर स्टेप पे कुछ जहाँ पे ही बना के दिए, डोर पे लोगों को ये सर्टिफिकेट फराहम किए गए। इस सिलसिले में हमारे साथ बहुत से सोशल एक्टिविस्ट जैसे हमारे रिंकू चौहान जी हैं, ये काफी साथ दे रहे हैं। लोगों से अपील करते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति उनसे पैसे की मांग करता है तो वह उनसे संपर्क करें, फिर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कि एजेंट्स से मैं बार बार कहता हूं कि होशियार रहें। ये सर्टिफिकेट बिना किसी पैसे के बनते हैं, कोई पैसा नहीं लेता। अगर किसी को कोई शिकायत मौसूल होती है, कोई इस किस्म की हरकत करता आपको दिखाई देता है किसी को भी, तो वो मुझे बताएं ताकि मैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूं और किसी को भी कोई पैसा नहीं देगा।
जिन लोगों के सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बने हैं उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम दिन रात काम कर रहे हैं और आपके सर्टिफिकेट सभी के मिलकर बनकर मिल जाएंगे। वहीं रिंकू चौहान ने भी इस कैंपेन की तारीफ की और कहा कि इससे लोगों को काफी लाभ मिलेगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा जम्मू कश्मीर आज बहुत अच्छा, हमारे जय सिंह जी तहसीलदार साहब बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। ये डोमिसाइल घर घर में जाके ये हम दी जा रहे हैं, तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे डीसी साहब सुषमा चौहान जी का जो घर घर में जो जाके जो डोमिसाइल की सुविधा दी जा रही है, बहुत अच्छा बेनिफिट हो रहा है लोगों को और घर में बैठे बैठे ही जो डोमिसाइल लोगों को मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रांत के महान संत युग पुरुष परम पूज्य श्री द्वारकानाथ शास्त्री जी महाराज ने सन 1992 में अग्नि समाधि ली थी और उन्होंने अपने आखिरी वचनों में लिखा था कि वह चाहते हैं कि उनके चाहने वाले उन्हें पत्थरों की बनी हुई दीवारों में ना देखें, पेड़ पौधे और वृक्ष लताओं में देखें। इसी को देखते हुए हर वर्ष समाधि स्थल स्वांजना में जुलाई और अगस्त के महीनों में हजारों की संख्या में वृक्ष लगाए जाते हैं। इसके साथ साथ लोग उनकी याद में अपने घर और आसपास भी वृक्ष लगाते हैं। वहीं कल पूरे भारत में कल के दिन को प्राकृतिक वंदन के रूप में मनाया जा रहा है। इसी पर श्री गंगाधर जी महाराज ने सभी संगत से आह्वान किया है कि वे अपने अपने घरों में एक वृक्ष जरूर लगाएं। उन्होंने अपने अंतिम अनमोल वचनों में कहा है कि हमें चाहने वाले हमें ईंट पत्थरों की बनी हुई इमारतों में न देखते हुए किसी दरिद्र नारायण, पेड़ पौधे, वृक्षलताओं के रूप में देखें। उनके कथनानुसार उनको चाहने वाले सब लोग प्रत्येक साल हजारों पेड़ पौधे लगाते हैं और बरसात के 2 महीनों में यहाँ पवित्र समाधि सुहांजना में वृक्षों का ही प्रसाद दिया जाता है। 2 महीने जुलाई और अगस्त में वृक्षों का ही प्रसाद दिया जाता है। हजारों वृक्ष महाराज जी की याद में हर साल लगते हैं। मैं यही प्रार्थना करूं कि प्रकृति वंदन दिवस जो मनाया जा रहा है, उस दिन श्री महाराज जी को चाहने वाले जितने भी जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में हैं, वो सब लोग एक एक पौधा अपने अपने घर में, अपने अपने खेत में जरूर एक एक पौधा लगाएं। सब वहीं कल के दिन को प्राकृतिक वंदन के रूप में देखते हुए पुंछ में भी आज हवन यज्ञ किया गया और लोगों से अपील की गई कि वह इस दिन वृक्ष लगाएं। इन पेड़ों का पूजन किया गया है, पेड़ लगाए भी गए हैं। यहाँ पे आपने देखा है कि सुबह का यहाँ पूजन चल रहा है, पंडित जी यहाँ पे विराजमान हैं। ये जो आज पूरे भारतवर्ष के अंदर प्राकृतिक वंदना दिवस जो है वो मनाया जा रहा है, उसी के उपलक्ष्य में आज गीता भवन के इस परिसर में भी प्राकृतिक वंदना दिवस जो है मनाया जा रहा है। यहाँ भी जो वृक्ष हैं इनकी आप पूजा अर्चना हो रही है, इनको मोली बांधी जा रही है, इनको तिलक लगाया जा रहा है और फिर इनकी आरती उतारी जा रही है। इससे यह है कि हमारा जो पर्यावरण है पूरे देश के अंदर वो शुद्ध रहे, हमारा वातावरण शुद्ध रहे। ये प्रकृति शुद्ध रहेगी, पर्यावरण शुद्ध रहेगा, हमारा वातावरण जो है वो भी शुद्ध रहेगा। इन बीमारियों से हमें निजात मिलेगी। ये देखिए आज इस वक्त भी पूरे विश्व के अंदर जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, ये इन्हीं वजह से है कि हमने अपना धर्म कर्म छोड़ दिया। जब हम अपना धर्म कर्म, हम अपनी पूजा पत्ती छोड़ देंगे ना, ये बीमारियां हम पे हैवी हो जाएंगी और ये हमारे लिए जानलेवा सिद्ध होंगी। आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं आज के मौसम और तापमान पर। जम्मू में आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर में धूप के साथ साथ हल्के बादल छाए रहेंगे। जेकेसी प्राइम टाइम न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप मुझे और मेरी टीम को दें इजाजत, मगर आप देखते रहे जेकेसी न्यूज। नमस्कार।